सेक्शन 28 प्रॉफिट ऑन डेब्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट्स। आज हम इसे देखने जा रहे हैं। परसों हमने पढ़ा था एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज तक। प्रॉफिट ऑन डेब्ट इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल कॉस्ट इसका क्या मतलब है, लीज पेमेंट इसका क्या मतलब है। प्रॉफिट ऑन डेब्ट मतलब कि हमने डेब्ट का मतलब होता है कर्जा, और प्रॉफिट उसके ऊपर जो कर्जे के ऊपर जो प्रॉफिट या कोई सूद वगैरह या इंटरेस्ट या कुछ परसेंटेज है वो एज ए कॉस्ट के तौर पे, लागत के तौर पे, एज ए चार्जेस के तौर पे हम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक बिजनेस है और हमारे बिजनेस ने एक डेट लिया हुआ है, मतलब कर्जा लिया हुआ है, किसी बैंक से लिया हुआ है या किसी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट से लिया हुआ है। उस कर्जे के अगेंस्ट जो है वो बिजनेस कुछ पैसे पे करता है, कुछ प्रॉफिट पे करता है या कुछ इंटरेस्ट या सूद पे करता है, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। फाइनेंशियल कॉस्ट कर्जे के अलावा किसी और नेचर में हमने कोई और जो है वो माली जो है वो माली रकम ली हुई है, कोई और जो फाइनेंशियल बेनिफिट हमने लिया हुआ है किसी और से, किसी कर्जे के अलावा किसी भी और किस्म का, और उस फाइनेंशियल बेनिफिट के अगेंस्ट आपको पता है कि कोई भी इंसान जो बॉडी है, चाहे बिजनेस बॉडी है या नॉन बिजनेस बॉडी है, तो कोई भी आज के दौर में फ्री में कोई भी बेनिफिट नहीं देता। हर बेनिफिट के पीछे कोई ना कोई जो है वो मकसद जुड़ा होता है, कोई माली मुफाद जुड़ा होता है। तो माली तौर पे आपको कोई बेनिफिट देता है, कोई पैसा देता है, कोई रकम देता है, कर्जे के अलावा किसी और सूरत में हो सकता है, बॉन्ड की सूरत में हो सकता है, इसके अलावा जो है वो बॉन्ड्स के अलावा नोट्स की सूरत में हो सकता है, तो एग्रीमेंट की सूरत में हो सकता है, ईटीसी बहुत सारी और सूरतों में कोई आपको पैसे देता है। तो उस पैसों के बदले में कुछ आपको एडिशनल जो है वो कीमत भी पे करनी है, कोई माली जो है वो एडिशनल जो है वो रकम भी उसे पे करनी है, जिसे इंटरेस्ट, सूद या फिर जो है वो चार्जेस हम कह सकते हैं। और लीज का मतलब है लीज पेमेंट, जो लीज पे हमने कोई चीज ली हुई है, मतलब कि हमने किराए पे कोई चीज ली हुई है और हम उसकी जो है वो किस्तें वगैरह अदा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो इसे हम देखेंगे आज 28 सेक्शन में। सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर। आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उन्हें करने के लिए, चलने के लिए वो बहुत दफा जो है वो कई लोगों से उधार पैसे लेना पड़ता है, कई दफा कर्जे लेने पड़ते हैं, कई दफा बॉन्ड इशू करने पड़ते हैं, तो कई दफा प्रोमिसरी नोट्स इशू करने पड़ते हैं, और फिर वो पैसा लेते हैं कर्जों की सूरत में, किसी और बॉन्ड्स की सूरत में, प्रोमिसरी नोट्स की सूरत में। लेकिन फ्री में कोई भी पैसा नहीं देता। कर्जे हंसना तो आज का ये दौर में कोई देता ही नहीं है, और आम इंसान को, किसी गरीब इंसान को नहीं देता, तो बिजनेस को तो कोई कभी भी नहीं देगा कर्जे हंसना। सो हर किसी का माली मकसद है। तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, कर्जा, पैसा, जब माली इमदाद लेना बिजनेस में आम सी बात है, तो ये जो उसके ऊपर आप कॉस्ट पे करते हैं, कोई लागत पे करते हैं, प्रॉफिट या इंटरेस्ट की सूरत में हम आपको अलाउ करते हैं कि जब आपकी इनकम हो, उस इनकम में से आप वो लागत माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो उसी चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं। वो कहता है कि एनी प्रॉफिट ऑन डेट इनकर्ड बाय अ पर्सन इन टैक्स ईयर टू द एक्सटेंट दैट प्रोसीड और बेनिफिट्स ऑफ द डेट हैव बीन यूज्ड बाय द पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो कहता है कि किसी भी बंदे ने कोई भी कोई भी कर्जा वगैरह लिया हुआ था, और उस कर्जे के ऊपर जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट, यहाँ पे लफ्ज यूज कर रहा है प्रॉफिट ऑन डेट, इसे हाईलाइट कर देता हूँ। उस कर्जे के ऊपर, डेट कहते हैं कर्जे को, कर्जे के ऊपर जो वो प्रॉफिट पे करता है, मतलब जो सूद पे करता है, वो सूद अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। इट इज परमिजिबल। लेकिन शर्त ये है, फॉर इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक बिजनेस है, उसने 1 लाख रुपया किसी बैंक से जो है वो कर्ज लिया अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो अब साल का वो 1 लाख के ऊपर जो है वो पे कर रहा है 10% इंटरेस्ट। सो 10% जो है वो यानी 10,000 वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो 10,000
वो जब उसकी इनकम आएगी, फॉर एग्जांपल साल की उसकी जो है वो 50,000 इनकम आती है बिजनेस से, तो उस बिजनेस इनकम में से वो 10,000 जो है एज ए डिडक्शन जो है वो लेस कर सकता है, माइनस कर सकता है। अब उसे टैक्स जो है वो 90,000 सॉरी 40,000 पे देना पड़ेगा। आगे वो कहता है कि एनी लीज रेंट, लेकिन शर्त ये है यहाँ पे, वो कहता है कि एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, ये जो उसने कर्जा लिया है 1 लाख रुपया बैंक से, वो सिर्फ वो वाला कर्जा सिर्फ जो है वो बिजनेस के मकसद के लिए ही इस्तेमाल हो। ये ना हो कि उसने कर्जा लिया बैंक से और घर पे जो है वो उसने घर में कोई अलमारी बनवा दी या कोई बाइक वगैरह खरीद लिया, ऐसे पर्सनल नहीं। जो पैसे लिए हैं वो सिर्फ बिजनेस के पर्पज के लिए इस्तेमाल हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ना कि पर्सनल पर्पज के लिए। Any lease rental incurred by a person in tax year to a scheduled bank, financial institution, and approved mudarba and approved leasing company or a special purpose vehicle on behalf of originator for an asset by a person for the purposes of this business. Any leased rental, मतलब उसने कोई एसेट वगैरह लिया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो कोई किस्त वगैरह लीजिंग पे कोई उसने चीज ली हुई है, उसके लीजिंग के ऊपर कुछ किस्त दे रहा है, किस्त के साथ जो है वो एडिशनल मार्कअप दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है या एडिशनल चार्जेस दे रहा है, तो वो सारे के सारे जो है वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि किसी दोस्त से, किसी जो है वो जानने वाले से उसने लीज पे कोई चीज ना ली हो, बल्कि उस इदारे से, उस माली इदारे से या किसी बैंक से वो चीज लीज पे ली हो जो जो एफबीआर से अप्रूव्ड हो। यहाँ पे लिखा हुआ अप्रूव्ड, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर स्केड्यूल्ड बैंक जो है वो स्टेट बैंक के अंडर, उससे आपने किसी भी तरह की कोई लीजिंग पे कोई एसेट लिया हुआ है, लेकिन तो आप जो है वो उसके ऊपर जो भी चार्जेस पे कर रहे हैं जो वो आपका एक्सपेंस समझा जाएगा और आप उसे अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो इदारा जो है वो एफबीआर से अप्रूव होना चाहिए। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है, ये बिजनेस में जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं, ये फर्दर जो है वो एसपीवी क्रिएट करती हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। फर्दर ये अपनी सब्सिडरी कंपनीज के लिए, ये सेपरेट जो है वो अपनी सिस्टर कंपनीज क्रिएट करने के लिए जो है वो एसपी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का यूज करती हैं। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही है, आप इस कॉन्सेप्ट को जो है वो यहाँ पे ना देखें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है कि अगर आपने बैंक से कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है या लीजिंग पे कोई चीज ली हुई है, तो वो जो एक्सपेंस है जो प्रॉफिट की सूरत में, सूद की सूरत में आप पे कर रहे हैं, इट इज अलाउ कि आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हैं। अगर किसी को स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में जानना है तो सेपरेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, इसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज अ मोड ऑफ बिजनेस subsidiary creation. Provide that for the purpose of determining the deduction on account of lease rental, the cost of passenger transport vehicle not plying for hire, यहाँ paying लिखा हुआ है, plying लफ्ज है, for hire to the extent of principal amount shall not exceed 2.5 million rupees। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि चाहे आप 2 करोड़ का एसेट लें, 20 करोड़ का एसेट लें, जो ऐसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लें जो आप यूज कर रहे हैं अपने इम्प्लाइज के लिए, तो मैक्सिमम जो है वो हम आपको उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम देंगे 25% तक। तो यहाँ भी वो कह रहा है कि आपने लीज पे कोई जो है वो व्हीकल ली हुई है अपने जो है वो स्टाफ के लिए, अपने इम्प्लाइज के लिए, उनके बच्चों को छोड़ने के लिए, वही वाली आपने गाड़ी लीज पे ली हुई है किसी बैंक से। लेकिन हम आपको जो है, आप उसकी किस्तें दे रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, चाहे अब वो 2 करोड़ रुपए की आपने गाड़ी ली हुई है, लेकिन हम यही समझेंगे, अब 2 करोड़ का अगर 10 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं और 2 करोड़ की गाड़ी है तो 20 लाख एक साल की है, ईटीसी इतनी बनती है, तो आप अपनी इनकम में से डिडक्ट नहीं कर सकते, बल्कि जितने की भी गाड़ी है हम यही समझेंगे कि वो उसकी कीमत 25 लाख है और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है उसे आप डिवाइड कर लें उतने सालों में, वही आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से हर साल वो पोर्शन जो है वो लेस कर सकते हैं लीजिंग का। चाहे किस्त जो है वो आप जो है वो 20 लाख महीने की दे रहे हो,
उसकी, लेकिन हम आपको अलाउ करेंगे कि 25 लाख उसकी अमाउंट है, और टाइम आप डिवाइड कर लें, जितनी टाइम के लिए आपने ली है, आप उतनी जो है वो 25 लाख की किस्त बना लें। 1 साल की लीजिंग कितनी बनती है, तो आप उसे अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हैं, ना कि आप उस पूरी ओरिजिनल अमाउंट को लेस करें। आगे वो कहता है जी कि एनी अमाउंट इनकर्ड बाय अ पर्सन इन टैक्स ईयर टू अ मुदारबा और पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट होल्डर और any funds borrowed by and used by person for the purpose of business। यहाँ पे कहता है कि any amount incurred by a person to a tax year to a मुदारबा और a participation term certificate। अच्छा, ये जो इस्लामिक बैंक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉफिट के ऊपर, सूद के ऊपर ये नहीं देते कर्जा वगैरह, तो ये जो है बहुत सारे जो इनके मेंबर्स होते हैं, अकाउंट होल्डर्स होते हैं, वो जाके जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं मुदारबा फंड में। तो बैंक उन्हें एक सर्टिफिकेट दे देता है जी, आपने हमारे पास 10,000 इन्वेस्टमेंट की, ये लें 10,000 रुपए का मुदारबा सर्टिफिकेट आपका हुआ। अब सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, ये हमने फंड क्रिएट किया हुआ है, इस तरह हजारों हजारों लोगों ने और ने इसमें इतने 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 सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और इस फंड में पैसे जमा करवाए हुए हैं। तो अब वो फॉर एग्जाम्पल कई 100 या 150 जितने भी लोगों ने उसमें जो है वो पैसे जमा करवाए हुए हैं, अपनी पूंजी जमा करवाई है, तो बैंक क्या करेगा, उस फंड से आगे जो है वो बोरिंग कर देगा, आगे आगे पैसे दे देगा, मतलब किसी जो है वो बिजनेस एंटिटी को ऑन इस्लामिक फाइनेंसिंग बेसिस। किस तरह इस्लामिक फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग बेसिस, वो ये नहीं कहेगा जी आप 1 करोड़ रुपया मुझसे ले लो और हम जो है वो आप मुझसे प्रॉफिट देते रहना इस पे या सूद देते रहना, वो बल्कि ये कहेगा कि आप ऐसे करें कि आपके बिजनेस में मैं आपको फंड करता हूँ मुदारबा बेसिस पे, और मैं जो है वो कुछ भी मैं भी बिज़नेस में पार्टिसिपेट करूँगा, और बिज़नेस का जो प्रॉफ़िट आएगा, लॉस आएगा, हम दोनों को बियर करेंगे। इस तरह के टर्म्स के ऊपर जो है वो उसे फाइनेंसिंग कर देगा। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी बिज़नेस एंटिटी ने किसी मुदारबा फंड से, यानी किसी भी इस्लामिक बैंक से ऑन मुदारबा बेसिस पे कोई लोन लिया हुआ है, लोन नहीं तो कोई अमाउंट ली हुई है, कोई माली रकम ली हुई है, तो बैंक तो इतना अच्छा नहीं है कि वो आपको फ्री में इतने सारे पैसे दे दे, या वो लोग इतने अच्छे नहीं है कि वो जी उन्होंने फ्री में कर्ज़े हँसना आपको दिया हुआ है। सबका पीछे जो है वो माली मकसद है, प्रॉफ़िट मकसद है सबका। सो वो कहता है कि आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पैसे पे करने ही पड़ेंगे। प्रॉफिट की सूरत में, या प्रॉफिट नहीं तो कुछ शेयर की सूरत में, ईटीसी। तो जितने वो जो पैसे हैं जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे लफ्ज़ आएगा फिर फाइनेंशियल कॉस्ट, जो भी आपको माली लागत पे करनी पड़ेगी, तो आपको अलाउ है कि अपनी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, लेस कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मीज़ान बैंक से मुदारबा बेसिस पे जो है वो 1 करोड़ रुपया उठाया, और मैं और सा 1 करोड़ तो मुझे वापस करना ही पड़ेगा एक टाइम पे या किस्तों की सूरत में, लेकिन हर साल मुझे जो है वो उसके ऊपर 15 से 20,000 रुपए एडिशनल भी पे करना पड़ता है। तो ठीक है, इट इज़ अलाउ कि मैं जो है वो इस सब अमाउंट को लेस कर सकता हूँ अपनी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में से। जो भी एडिशनल ऊपर का प्रॉफिट प्रॉफिट या फाइनेंशियल कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ रही है। एनी अमाउंट incurred by a scheduled bank in the tax year to a person maintaining a profit on loss sharing account or deposit with the bank or distribution of profit by the bank in respect of the account of deposit। अच्छा, यहाँ पे ऊपर बात कर रहा था बार बार पर्सन की, पर्सन पर्सन से मतलब बिजनेस पर्सन की बात कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि बैंक्स भी बिजनेस करते हैं, बैंक भी कारोबार करते हैं, बैंक जो है वो अ बगैर मकसद के तो नहीं लोनिंग वगैरह करते। तो यहाँ पे अब वो जो है वो बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा है। अब उनके बारे में कह रहा है। वो कह रहा है, यानी अब बता रहा है कि बैंक अगर कोई बिज़नेस करे, वो कह रहा है कि एनी अमाउंट इनकर्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो स्टेट बैंक के अंडर आते हैं। स्टेट बैंक के अंडर जो भी बैंक्स हैं वो सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं या शेड्यूल्ड बैंक हैं। In the tax year to a person maintaining a profit or loss sharing account or a deposit with the bank as a distribution of profit by bank in respect of account or a deposit। वो कहता है कि बैंक जो है वो अगर कोई बिजनेस करता है, और बैंक जो है वो अपने अकाउंट होल्डर्स, वो बिजनेस बैंक तो अकाउंट होल्डर्स के पैसों से करता है, और ऐसे अक्सर अकाउंट होते हैं
जैसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट है, और इस नेचर के और भी बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, नॉन बिजनेस अकाउंट्स भी होते हैं कि बैंक आपके पैसे अकाउंट में पड़े होते हैं, तो अगर बैंक उन पैसों को कहीं और दे देता है लोन की सूरत में या किसी और सूरत में, तो फिर बदले में आपके अकाउंट पे कुछ जो है वो प्रॉफिट वगैरह पे करता है, माहाना बेसिस पे, 6 महीने या सालाना बेसिस वगैरह पे। तो वो कहता है, और सम टाइम लॉस होता है तो बैंक जो है वो लॉस भी आपको जो है वो भी शेयर करता है, वो भी आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो वो कहता है अगर कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो बैंक जो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेगा साल के आखिर में, ये जो लॉस उसे हुआ है ये भी उसका जो है वो डिडक्शन है एक किस्म की, मतलब उसका एक्सपेंस ही हुआ है। तो लिहाजा ये वो अपना अपने जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से, एक बैंक की बात कर रहा हूँ, एक बैंक अपनी साल बाद अपनी इनकम जब कैलकुलेट करेगा, उस पे अगर उसने कोई लॉस शेयरिंग वगैरह की हुई है, तो वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस से वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द लॉस डिडक्ट कर लेगा, या उसने कोई प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है तो वो भी डिडक्ट कर लेगा बैंक। अच्छा, आगे कहता है जी, एनी अमाउंट इनकर्ड बाय, आगे कहता है एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हेयर आफ्टर रेफर टू द corporate etc. अच्छा, in the tax year to State Bank of Pakistan as a share of the bank in the profit derived by the corporation on its investment in property made under a scheme of partnership, profit and loss, where the investment is provided by the bank under the house building finance corporation issue and redemption certificate regulation etc. वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको पता है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो एक हुकूमती इदारा है। इसके नाम से जाहिर है हाउस बिल्डिंग, ये घरों को तामीर करने में क्या देता है, ये फाइनेंस देता है, पैसा देता है। कॉरपोरेशन है ये, मतलब ये कंपनी है। वो ये कहता है, लेकिन पैसा ये खुद हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ये पैसा कहाँ से लेता है, ये पैसा हुकूमत से लेता है। और हुकूमत का जो सबसे माली इदारा है वो स्टेट बैंक। हुकूमत खुद तो पैसा नहीं देगी ना, हुकूमत स्टेट बैंक को कहेगी कि इसे पैसा दे दो। हुकूमत ने सारा खजाना स्टेट बैंक के पास रखवाया हुआ है। तो और स्टेट बैंक को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वो कहता है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, अगर कोई घर वगैरह, अगर कोई उसने स्कीम चलाई हुई है लोगों के लिए, लोगों को पैसे वगैरह देता है, और और स्कीम एक शुरू करता है, फॉर एग्जांपल एक स्कीम वो शुरू करता है पाकिस्तानी लोगों के लिए कि आप मुझसे कर्जा लें और अपना घर बनाएं। तो ये स्कीम स्कीम के लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को खुद भी पैसा चाहिए, वो स्टेट बैंक के पास जाता है, स्टेट बैंक से कहता है कि सर ऐसे कर लें कि मैं ये स्कीम जो है वो लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ, तो इस स्कीम में आप भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर लें, और जो भी आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम फॉर एग्जांपल 50% मेरी इन्वेस्टमेंट, 50% आपकी, तो आप मुझे पैसा दें, मैं लोगों को देता हूँ, तो हमारा प्रॉफिट भी 50% और लॉस भी 50%। वो कहता है कि वो स्कीम शुरू कर देता है और आगे जाके लोगों को पैसा भी देता है, स्टेट बैंक इस पे मान जाता है। अब हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो फॉर एग्जांपल साल के बाद उसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उसे होता है 1 लाख रुपया, उसकी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इनकम फ्रॉम बिजनेस बनी 1 लाख रुपया। तो अब उसे ये परमिट, क्योंकि अब इसमें 50,000 मुनाफा तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है, और 50,000 किसका मुनाफा है, स्टेट बैंक का, क्योंकि दोनों ने आपस में जो है वो स्कीम ये शुरू की थी, दोनों पार्टनर थे स्कीम में। तो ये 50,000 उठा के वो स्टेट बैंक को दे देगा। तो वो टैक्स ये कहता है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ये परमिशन है कि जो पैसे प्रॉफिट के उसने स्टेट बैंक को पे किए, उसे वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकता है। सिंपल। कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जब अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेगा, सीधी सी बात है, उसने 50,000 उसका प्रॉफिट तो नहीं है, 50,000 उसने स्टेट बैंक को दे दिया है, तो वो 50,000 उसमें से लेस कर देगा। अच्छा, आगे वो कहता है जी, एनी अमाउंट
incurred by National Development Leasing Corporation Limited, hereafter referred as the corporation, in a tax share to the State Bank of Pakistan as the share of the bank in the profits derived by the corporation on its leasing operation financed out of credit line provided by the bank on a profit and loss sharing basis. फिर वही बात कर रहा है, आई थिंक ये भी हुकूमती इदारा है, मुझे कंफर्म नहीं है इसका कि हाउ नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉर्पोरेशन। अब नाम से जाहिर है कि ये लीजिंग वगैरह का बिजनेस करता है और लीजिंग वगैरह पे लीजिंग चीजें वगैरह लीज करता होगा ये। अब ये एक ऐसी स्कीम शुरू करता है जी, मैं ईटीसी फलां टाइप की चीजें जो है वो लीज करूंगा पब्लिक को, लेकिन उसके लिए मुझे अपना पार्टनर चाहिए कि वो मेरे साथ फंड करे, मुझे फंडिंग करे। तो ये स्टेट बैंक के पास जाता है और कहता है जी आप मुझे फंड करें पैसे, तो मैं आगे चीजें लीज करूंगा प्रॉपर्टीज वगैरह, और मैं जो भी प्रॉफिट आया 50-50% हम डिवाइड करेंगे। स्टेट बैंक इसे पैसे दे देता है और ये लीजिंग का काम शुरू कर देता है उस स्कीम के ऊपर। जैसे ही साल बाद प्रॉफिट आता है, ये अपनी इनकम का हिसाब लगाता है और 50,000 उठा के स्टेट बैंक को दे देता है प्रॉफिट का, और 50,000 खुद रख लेता है। जब वो 50,000 इसे स्टेट बैंक को दे दिया, इसका वो पैसा है ही नहीं, तो इसे परमिशन है कि वो जो पैसे इसे स्टेट बैंक को दिए अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट कर सकता है, लेस कर सकता है, माइनस कर सकता है, इसे अलाउ है। आगे वो कहता है एनी अमाउंट इनकर्ड बाय स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक hereafter referred to as SME bank in a tax year to the state bank hereafter referred to as the bank as a share of the bank in profit derived by SME bank on investment made on small business out of credit line provided by the bank on a profit and loss sharing basis। अच्छा, ये जो है ना SME बैंक स्मॉल, इसका मतलब है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं। एक होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक, जो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जो बिल्कुल छोटी लोनिंग करता है 10 लाख रुपए तक की, और ये उससे ऊपर है ये वाला बैंक एसएमई बैंक, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये दरमियाने और छोटे दर्जे के जो है वो कारोबारों को फंडिंग वगैरह करता है, लोनिंग देता है। ये हुकूमती बैंक है एसएमई बैंक। तो हुकूमत ने ये शुरू किया था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं उन्हें जो है वो फंड किया जा सके, ताकि जो है वो मुल्क की मईशत जो है वो उसमें ये छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकें। ये हुकूमती बैंक है, कुछ शहरों में इसके ब्रांचेज हैं। तो वो ये कह रहा है कि एसएमई बैंक अगर कोई स्कीम शुरू करता है और वो सेम स्टेट बैंक से पैसा लेता है और स्कीम में इन्वेस्ट करता है और वापसी में उसे प्रॉफिट मिलता है साल बाद, तो प्रॉफिट का जो है वो जो परसेंटेज वो स्टेट बैंक को देगा, तो एसएमई बैंक अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से वो हिस्सा प्रॉफिट का जो उसने स्टेट बैंक को दिया डिडक्ट कर सकता है, लेस कर सकता है, उसे परमिशन है। अच्छा, आगे हम देखते हैं क्या है। Any amount incurred by a person in a tax year to a banking company under scheme of musharka representing the bank share in the profit of the musharka। अच्छा, अब ये फिर जो है वो पर्सन की बात कर रहा है, बिजनेस पर्सन की बात कर रहा है। वो जो है एक पीछे हमने मुदारबा पढ़ा, मुदारबा सर्टिफिकेट्स और मुदारबा फंड से उसने कोई पैसे वगैरह लिए हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मुशारका, मुशारका का मतलब होता है शिरकत करना, शराकत दारी करना। तो कुछ ऐसे कारोबार होते हैं, बिजनेसेस होते हैं जिसमें कोई कंपनी और बैंक मिल के शराकत दारी करते हैं, दोनों हिस्सा डालते हैं और उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं, और दोनों बैंक जो है फंड करता है, कुछ फंड जो है वो कंपनी करती है। तो वो कहता है कि अगर आप जो है वो अगर आपने कोई भी इस तरह की शराकत दारी किसी बैंक के साथ की हुई है, और यानी
बैंक उस शराकतारी के बदले में आपसे कोई चार्जेस तो लेगा, माली फायदे तो लेगा, माली चार्जेस तो लेगा। वो कहता है अगर बैंक ने आपसे कोई चार्जेस वगैरह ले रहा है तो आपको परमिशन है कि अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से वो चार्जेस आप लेस कर सकते हैं, जो भी मुशारका के ऊपर आपको पे करने पड़े हैं किसी बैंक को। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं आगे क्या कहता है। कह रहा है कि एनी अमाउंट इनकर्ड बाय अ पर्सन इन द टैक्स ईयर टू अ सर्टिफिकेट होल्डर अंडर अ मुशारका स्कीम अप्रूव बाय। अच्छा, ये ऊपर बात कर रहा था सिर्फ बैंक की, यहाँ पे लफ्ज ने यूज किया कि बैंकिंग कंपनी, किसी बैंकिंग कंपनी से हम मुशारका कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं एनी अमाउंट इनकर्ड बाय अ पर्सन, कोई बिजनेस पर्सन जो है वो ऐसी अमाउंट इनकर करता है, उसका ऐसा एक एक्सपेंस होता है, खर्च करता है इन अ टैक्स ईयर टू सर्टिफिकेट होल्डर अंडर मुशारका स्कीम अप्रूव बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड रिलीजियस बोर्ड फॉर्म अंडर द मुदारबा कंपनीज एंड फ्लोटेशन कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1960 रिप्रेजेंटिंग द सर्टिफिकेट होल्डर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ मुशारका। और वो कहता है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ये वो इदारा है पाकिस्तान में जो कंपनीज को जो है वो रजिस्टर करता है, कंपनीज को जितनी भी दूसरी जो है वो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं सबको ये रजिस्टर करता है, एससीसीपी से कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है, बॉडी है जो है मुशारका बेसिस पे काम कर रही है, और उसका जो अंदर शरिया असल में इस तरह स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले तो अ, एक कंपनी है तो कंपनी के अंदर एक शरिया बोर्ड होता है, फिर उसके बाद जो है वो एससीसीपी का भी आई थिंक एक शरिया बोर्ड है, इस तरह स्टेट बैंक में तो शरिया बोर्ड है ही। जब फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो शरिया बोर्ड पहले जो है वो अप्रूवल देता है, फिर कंपनी का अपना शरिया बोर्ड होता है जिसमें फुकाहा वगैरह बैठते हैं। तो कोई स्कीम जब वो कंपनी शुरू करती है इस्लामिक स्कीम, तो वो बोर्ड उसे अप्रूवल देता है। उसी की बात कह रहा है कि अगर कोई शरिया बोर्ड है कंपनी का और वो कंपनी भी इस्लामी है, मुदारबा कंपनीज के अंडर रजिस्टर्ड है, तो इस तरह की कंपनी से अगर कोई बंदा जो है वो शराकतदारी पे बिजनेस करता है, कोई यानी माली फंड वगैरह उठाता है, तो उसका जो एक्सपेंस है वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकता है। बैंक से भी अगर मुशारका बेसिस पे कोई काम करता है और पैसे उठाता है तो उस पे भी एक्सपेंस लेस कर सकता है, और नॉन बैंकिंग कंपनी से भी अगर कोई पैसे लेता है तो वो बतौर एक्सपेंस उसे लेस कर सकता है अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से। The financial cost of the securitization of receivable incurred by the originator in a tax year from special purpose vehicle being the difference between the amount received by the originator and the amount receivable securitized from a special purpose vehicle. स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टैक्स बेनिफिट्स के लिए सम टाइम और सम टाइम जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसे हाइड करने के लिए या अपनी अल्टरनेटिव आइडेंटिटी शो करने के लिए तो अपनी एक सब्सिडरी या साइड कंपनी जो है वो रजिस्टर करवाती हैं, और एसपीवी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करती हैं जो उनके बिहाफ पे जो है वो उस कंपनी में वो फिर अपना पैसा जो है वो इंजेक्ट करती हैं। इस तरह जो मेन कंपनी है वो फ्रंट एंड पे नहीं आती, बल्कि सब कंपनी जो है वो उनके बिहाफ पे एक्ट कर रही होती है। तो उसी के बारे में है, वो कह रहा है कि अगर किसी ने एसपीवी क्रिएट की है या कोई एसपीवी है तो उससे कोई फाइनेंशियल जो है वो उसने लोनिंग वगैरह ली हुई है, पैसा उठाया हुआ है, तो उसे परमिशन है उस बिजनेस एंटिटी को कि वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से वो जो कॉस्ट है जो उसे बियर करनी पड़ी है इस प्रोसेस में, तो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकता है। अगर आपको एनिमेशन की सूरत में एसपीवी का कॉन्सेप्ट देखना हो तो इन्वेस्टोपीडिया पे जाके आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं इसे सम अप करने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या याद करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। Notwithstanding any other provision in this ordinance where any assets are transferred by an originator as is consequence of securitization or issuance of sukuk to a special purpose vehicle
It shall be treated as financing transaction irrespective of method of accounting adopted by the originator. Issuance of sukuk और special purpose vehicle, जैसे मैंने बताया कि मेन कंपनी जो है वो एसपीवीज को जो है वो अपने एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करती हैं, फाइनेंशियल जो है वो ट्रांजैक्शन करती हैं, इंट्रा कंपनी दोनों जो है नई कंपनी जो क्रिएट होती है और जो पेरेंट कंपनी होती है वो आपस में ट्रांजैक्शन वगैरह कर रही होती हैं और एसपीवी के थ्रू ये स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करती हैं। वो कहता है कि चाहे आपकी अपनी, इसके पीछे असल में कॉन्सेप्ट ये है कि ताकि कोई भी बंदा जो है वो टैक्स बेनिफिट ना उठा सके, टैक्स के जो है वो मतलब कि जो दरवाजे हैं चीटिंग के वो बंद किए जा रहे हैं। कि किसी ने अगर एसपीवी बनाई है, एसपीवी के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो कर रहा है, तो इसे भी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन ही कंसीडर किया जाएगा। और आगे अगर किसी ने उसने कहीं किसी को लोन दिया हुआ है और उसमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो इसे आपका जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में इंक्लूड किया जाएगा। चाहे किसी भी मोड में, किसी भी फ्रेम में, किसी भी पर्सपेक्टिव में जो है वो ट्रांजैक्शन एक्ट हो रही हो। In this section, approved leasing company mean a leasing company approved by the board for the purpose of class B of subsection 1, and approved mudarba means a mudarba approved by the board for the purpose etc. वो कहता है कि अप्रूव लीजिंग कंपनी का मतलब है कि वही कंपनी जो एफबीआर से अप्रूव हो, एफबीआर ने नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो उसे अप्रूव किया हुआ हो। और मुदारबा कंपनी का मतलब है कि वो मुदारबा कंपनी जिसे एफबीआर ने अप्रूव किया हुआ हो। अब आ जाते हैं कि इसे क्या हमें इसमें देखें या क्या हम इसमें से याद करें या क्या इसमें से पूछा जा सकता है पेपर में से। इसमें सिंपल सा ये है कि आपको आगे जितनी भी चीजें दी हुई हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया या बाकी सारी चीजें, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना। आपको इन 3 लफ्जों पे फोकस करना है, एक्सक्लूसिवली इन 3 वर्ड्स पे। प्रॉफिट ऑन डेट। डेट का मतलब जैसे मैंने बताया कर्जा, कर्जे के ऊपर कोई भी आप मुनाफा देते हैं, सूद देते हैं या कोई भी चार्जेस देते हैं कर्जे के ऊपर। क्योंकि कर्जा आपने लिया होना चाहिए किसके लिए? बिजनेस करने के लिए, जाती तौर पे नहीं। बिजनेस ने कर्जा लिया हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, करने के लिए। कोई भी कर्जा लिया हो, कोई कर्जा आज के दौर में मुफ्त नहीं मिलता, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ता है प्रॉफिट या सूद की सूरत में। तो वो प्रॉफिट, वो सूद की रकम हमें परमिशन है कि हम अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर प्रॉफिट, क्योंकि नॉन इस्लामिक बैंक जो है वो प्रॉफिट लफ्ज यूज करते हैं, सूद वगैरह। और दूसरा भी बहुत जो है वो इसके अलावा जो इस्लामिक बैंक्स हैं या दूसरी बहुत सारी बॉडीज हैं, वो डिफरेंट नेचर में कर्जा देते हैं। कोई मुदारबा बेसिस पे जैसे अभी हमने पढ़ा, कोई फंड बेसिस पे, कोई मुशारका बेसिस पे, एंड इसके अलावा भी किसी और बेसिस पे, कोई पार्टनरशिप बेसिस पे या ईटीसी कुछ जो है वो किसी और टर्म्स के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसी तरह की फंडिंग, कर्जा, पैसा, माली रकम या माली जो है वो कर्जा किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे, बिजनेस पर्सन को दे बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस पर्सन को वो कभी भी खैरात में कर्जे हंसना या अल्लाह के वास्ते तो देने वाला नहीं है आज के दौर में। सो लिहाजा बिजनेस पर्सन से वो कुछ ना कुछ है वो लोन की सॉरी प्रॉफिट की सूरत में या कॉस्ट की सूरत में, चार्जेस का नाम दे सकता है इसे, तो वो वापस जरूर लेगा। तो वो जो कॉस्ट पे करेगा, उस कॉस्ट को परमिशन है आपको कि आप अपनी हर साल इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैंने एक इस्लामिक बैंक से 1 करोड़ रुपया लिया और हर साल मेरा जो है वो उसके ऊपर जो है मुझे चार्जेस के तौर पे या फीस के तौर पे मुझे पे करने पड़े हैं 25,000 रुपए, तो मैं 25,000 रुपए अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकता हूँ। एंड लीज एक्सपेंस, लीज का मतलब है कोई एसेट वगैरह या कोई प्रॉपर्टी वगैरह हमने, या कोई मूवेबल इमूवेबल एसेट जो है वो हमने लिया हुआ है लीजिंग, लीज पे।
किस्तों पे लिया हुआ है हमने। और अगर 20 लाख का एसेट है तो 20 लाख थोड़ी ना वो हमसे वापस लेगा, बल्कि वो जो है वो तो वो 20 लाख थोड़ी ना, तो वो हमसे कुछ ना कुछ वो ऊपर बेनिफिट लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो वो जितना भी हम उसे कीमत पे कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो हमें परमिशन है कि हम लेस कर सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से। ज्यादा कुछ नहीं आपको करना, सिर्फ यही आपको चीजें याद रखनी है तीनों। और 3 चीजों में ये पूरा सेक्शन कवर होता है। और आगे हमने पढ़ा था कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन है, बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंक्स हैं, तो वो जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो उनकी इनकम है, वो अपनी इनकम है उनकी। उस इनकम में से भी जो है वो लेस कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि आगे उन्होंने किसी का शेयर है ईटीसी। तो आपको मेन यही चीज याद रखनी है। इन वन वर्ड अगर मैं कहूँ तो कोई भी आप जो है वो फाइनेंशियल जो है वो मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, इस्लामिक मोड में या नॉन इस्लामिक मोड में या किसी भी सूरत में, इस्लामिक तो सॉरी, किसी भी सूरत में जो है वो आप माली मदद लेते हैं किसी माली इदारे से। लेकिन मदद के लिए शर्त है कि वो मदद जो जो पैसा आपको मिलेगा वो बिजनेस के लिए यूज हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और उस मदद के ऊपर जो आपको रकम देनी पड़ेगी, जो कीमत पे करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है, सूद हो सकता है, या चार्जेस हो सकते हैं, फीस हो सकती है, वो आपको अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आप लेस कर सकते हैं। सिंपल। अब आगे है जी बैड डेट्स। जैसे नाम से ही जाहिर है कि डेट का मतलब होता है कर्जा। जो है वो डेट जो है वो लोन को, या डेट जो है वो क्रेडिट को, मतलब उधार को भी एक तरह से कह सकते हैं हम। और बुरा मतलब उधार जो है वो मतलब कि बहुत ही बुरा होता है। और अच्छा उधार जो है वो टाइम पे हमें वापस दे देता है पैसा। और बुरा उधार जो होता है वो बिजनेस को तबाह कर देता है और बिजनेस को बर्बाद कर देता है। और ये नॉर्मल बिजनेस है, क्योंकि जितने भी बिजनेस हो रहे होते हैं वो कैश पे नहीं हो रहे होते। ऐसे नहीं होता सवाई परचून वगैरह पे हम दुकान पे जाते हैं तो कैश पे हमें चीजें उस टाइम पैसे पे करते हैं नकद में, और हमें चीज मिल जाती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिलें हैं, जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आगे देता है, फिर वो उनका क्रेडिट पे ज्यादातर होता है, उधार पे। और माल आगे सप्लाई होता है, फिर उन्हें पेमेंट महीने बाद रिसीव होती है। एंड ईटीसी जैसे ये जैसे हमारे बिजली के बिल ही देख लें, हमें बाद में ही मतलब पैसे पे करने पड़ते हैं। पहले हम बिजली टेलीफोन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम, तो बाद में वो हमसे पैसे लेते हैं। तो सेम इसी तरह बिजनेस भी 30 दिन का, 60 दिन के उधार पे जब ज्यादातर इनका काम चलता है। और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, सम टाइम जो है उन्होंने लोन लिए भी होते हैं और सम टाइम जो है वो लोन दिए भी होते हैं। और लोन लिए जो हुए हैं वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि जो भी लोन बिजनेस को करने के लिए लिए हुए हैं उनके ऊपर कोई चार्जेस हम पे कर रहे हैं तो वो तो हम लेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को करने में मदद दी। ऊपर हमने यही सेक्शन पढ़ा कि कोई भी कर्जा लोन दिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है हमने, तो उसके जो ऊपर चार्जेस है वो हम लेस कर सकते हैं। इसी तरह हमने उधार पे आगे कुछ माल दिया हुआ है या लोन दिया हुआ है आगे, तो अगर वो डूब जाता है और वो बुरा जो है वो लोन बुरा उधार बन जाता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्स में? क्या टैक्स जो है वो हमें अलाउ करेगा, क्या अलाउ करेगा, वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। वो कहता है कि अ पर्सन shall be allowed a deduction for a bad debts in a tax year if the following conditions are satisfied। एक जो बिजनेस पर्सन है उसे ये परमिशन है कि जो भी उसका बैड डेट हो गया है, जो भी उसका पैसा उधार माल या उधार की ट्रांजैक्शन मारी गई है, अब वो अपनी उस साल में अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करे
तो उसे अलाउ है कि जितने की उसका रकम उधार लेन देन मारा गया है तो उसे अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकता है। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ पहले, फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर सप्लायर था, उसने जो है वो 50 कंप्यूटर जो है वो एक कंपनी को, XYZ कंपनी को बेच दिए। हजारों कंप्यूटर बेचा था, पूरे साल में उसने हजारों कंप्यूटर बेचे। अब 50 कंप्यूटर के पीछे उसे जो है वो 5 लाख मिले थे। तो साल के बाद क्या हुआ कि उसने अपना हिसाब जब लगाया इनकम का, तो उसने टैक्स डिपार्टमेंट को बताया, जी मैंने तो बहुत सारे कंप्यूटर बेचे, तो मुझे सबके पैसे मिल गए, उसमें से इनकम आई, लेकिन ये 50 मैंने बेचे तो इनके पैसे मेरे डूब गए। तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है, आप अपना 5 लाख जो है वो माइनस कर लें, लेकिन शर्त यह है कि आप इन कंडीशन को फुलफिल करें। नंबर 1, प्रीवियसली इंक्लूडेड इन दी पर्सन इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। जैसे मैंने बताया कि उसने कंप्यूटर सप्लाई किए हैं और महीने का महीना हमारा हिसाब होता है सेल्स का, तो हमने क्योंकि उधार पे काम हो रहा होता है सारा, जब हमने किसी को चीज बेच दी तो हम ये समझते हैं कि इसकी अब हमें इनकम मिलेगी मिलेगी, तो हमने उसे अपनी इनकम में इंक्लूड कर दिया। हमें इंक्लूड किया होना चाहिए अपनी इनकम में। ये नहीं कि साल बाद हम मुंह उठा के आ गए कि जी हम हमारा तो वो डूब गया पैसा और हमने अपनी इनकम में उसे इंक्लूड ही नहीं किया, हमने अपने खातों में लिखा ही नहीं कि ये चीज मैंने बेची है, इसका मुझे पैसा आना है, और साल बाद हमें याद आया था। ऐसे नहीं, आपने अपनी इनकम में उसे शामिल किया होना चाहिए। एक शर्त ये, in respect of money lent by a financial institution in deriving income from business chargeable to tax। वो कहता है कि अगर कोई भी माली इदारा जो है उसने कोई रकम जो है वो लोन के तौर पे दी हुई है, कोई उसने पैसा लोन के ऊपर दिया हुआ है और उस पैसे से वो प्रॉफिट वगैरह कमा रहा था। आगे पढ़ते हैं। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो है वो अपना वो जो पैसा उसने दिया है वो डूब गया है, वो कर्जा जो उसने, फॉर एग्जांपल एक एक बैंक था, उसने कर्जा दिया हुआ है 50 लाख का एक कंपनी को, बैंक का कर्जा जो है वो डूब जाता है, वो रिकवर नहीं हो पाता, कंपनी भाग जाती है, उसका मालिक भाग जाता है, तो बैंक जो है वो वापिस पैसे जो है रिकवर नहीं कर पाता, तो उसे जो है वो बैड डेट्स डिक्लेयर करके जो है वो अब एज ए डिडक्शन लेस कर सकता है अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से। द डेट और पार्ट ऑफ द डेट इज रिटन ऑफ इन अकाउंट्स ऑफ द पर्सन इन टैक्स ईयर। वो कहता है कि डेट जो है वो आपने राइट ऑफ किया हो अपने बिजनेस अकाउंट्स में से। राइट ऑफ का क्या मतलब होता है? राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, मतलब कि डिलीट करना, खत्म कर देना, उड़ा देना। हुआ ये कि मैं अकाउंट्स मेंटेन करता था हर महीने अपनी सेल्स के, और मेरी कंप्यूटर शॉप थी और मैं हर महीने जो है वो कंप्यूटर सेल करता था। तो पहले महीने एक बंदा आया, मुझसे 10 कंप्यूटर ले गया, तो मैंने सेल रिकॉर्ड कर ली, मुझे पैसे नहीं मिले। दूसरे महीने मैंने उसे कांटेक्ट किया, तीसरे महीने किया, चौथे किया, पांचवे किया, छवें किया, उस बंदे का कोई अता पता नहीं चल सका। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन 8वें महीने मुझे श्योर हो गया वो बंदा मुझसे ही भाग गया है। तो मैंने कहा अब तो ये नहीं मिल सकते, तो मैं अपने जो अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनमें से उस चीज को राइट ऑफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कि राइट ऑफ मीन्स कि ये खत्म, यानी इसकी रिकवरी अब पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है कि जिस चीज की रिकवरी पॉसिबल नहीं हो, आपने उसी साल के खातों में उसे राइट ऑफ किया होना चाहिए, फिर आप बतौर इनकम में से उस चीज को डिडक्ट कर सकते हैं। देर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट डेट इज रिकवरेबल। वो कहता है कि आपके पास जो है वो रीजनेबल, मतलब मकबूल जो है वो ग्राउंड्स होने चाहिए। ये नहीं है कि जी आप साल बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना शुरू कर दिया आपने, और एक तो आपने राइट ऑफ नहीं किया हुआ, मतलब अपने खातों में स्टिल वैसे का वैसे पड़ा है, इसका मतलब आपको उम्मीद है कि वो आएगा, वापस देगा पैसे, या फिर आपने जानबूझ के खुद किसी को ऐसे लोन दे दिए हैं और अब आप कह रहे हैं जी ये लोन्स मेरे डूब गए हैं और रिकवर नहीं हो सकते, लिहाजा मैं इसे जो है वो अपने इनकम में से एज एक्सपेंस डिडक्शन शो करके लेस कर रहा हूँ। नहीं, इट इज नॉट अलाउड। आपके पास जो है वो एक माकूल रीजनेबल वजूहात होनी चाहिए कि जी मैंने पूरी कोशिश कर ली,
मैंने हर तरह से सर तोड़ कोशिश कर ली, मुझे जो है वो ये बंदा नहीं कर सका, मैंने हर तरह से इसे अप्रोच करने की कोशिश की, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या बंदा दिवालिया हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, कि पॉसिबल ही नहीं है कि अब इसे रिकवर किया जा सके। तो आपके पास मकबूल वजूहात होनी चाहिए। तो ये अगर सारी जो हमने कंडीशन पढ़ी हैं, अगर हम फुलफिल करते हैं, तो हम बतौर डिडक्शन जो है वो इसे लेस कर सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में से। किस चीज़ को? बैड डेट्स को। आगे कहता है, आगे क्या है सबसेक्शन, वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेट रिटन ऑफ इन अकाउंट्स ऑफ द पर्सन इन अ टैक्स ईयर। हमने किसी को लोन दिया हुआ था 1 लाख का, उस पे हमने प्रॉफिट जो है वो लेना था 30,000 रुपया। तो हमने कहा जी मेरा ये 1,30,000 रुपए की फाइनेंशियल मेरे हो गए, मालियात मेरे हो गए। तो अब लोन जो है वो उस बंदे ने जो है वो पे कर दिया हमें, पे ही नहीं किया उसने, या आधा पे कर दिया 50,000, बाकी पे नहीं कर दिया। तो अब क्या होगा? तो हम ऐसे करते हैं, हम अगले साल अपने अकाउंट्स का हिसाब करते हैं, तो हम उसे लोन को राइट ऑफ कर चुके हैं, तो हम कहते हैं कि 50,000 का इसने पे किया मुझे, तो यानी कि अब मेरा 1,30,000 का पूरा पैकेज था ये, तो यानी कि मेरा 80,000 रुपया इसने अभी पे करना है। नहीं, आपको सिर्फ जो है वो 50,000 ही राइट ऑफ करने की परमिशन है, जितनी ओरिजिनल लोन की अमाउंट थी। ऊपर प्रॉफिट या ऊपर जो भी फाइनेंशियल चार्जेस हैं जो आपने लेने हैं, वो कुछ भी आपने टैक्स में से डिडक्ट नहीं करना, बल्कि वो डूब गया, वो आपका खसारा, आपका नुकसान। तो आपने सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ही राइट ऑफ करनी है। अच्छा, ऊपर मैं भूल गया, ऊपर एक था कि बैड डेट्स में था कि पार्ट्स में जो है वो अ, आपका डेट और पार्ट ऑफ डेट, मतलब कि पार्ट का मतलब है कि वही बात जो मैंने अभी बताई कि 1 लाख रुपया लोन था, उसमें से 40,000 रुपये रिकवर हो गए और 60,000 रुपये डूब गए। तो 40,000 रुपये जो है वो, या 60,000 रुपये जो है वो डूब गए, तो 60,000 रुपये हमने जो है वो राइट ऑफ करने हैं। पूरा 1 लाख राइट ऑफ नहीं कर देना। ऐसे भी तो होता है बहुत सारे लोन्स में कुछ हिस्सा रिकवर हो जाता है और मेजर हिस्सा या ज़्यादा थोड़ा हिस्सा डूब जाता है, कर्जा वगैरह जो बैंक्स देते हैं। I कहता है where a person has been allowed a deduction for a tax year for a bad debts and subsequently where a person subsequently a tax year for the person receives in cash or kind any amount in respect of that the following rules shall apply। वो कहता है कि किसी साल में जो है बंदे ने डिडक्शन क्लेम कर ली उस पैसे, उस लोन की या उस पैसे की जो उसने आगे दिया हुआ था, उन बैड डेब्ट्स को उसने क्लेम कर लिया, उसने बतौर डिडक्शन ले लिया। लेकिन अगले साल जिस बंदे ने जो है वो पैसे देने थे, वो बेचारा आ गया है, उसे खुदा का खौफ हो गया, वो कहता कि मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ। पैसे नहीं, तो मैं किसी और का इन काइंड जो है वो आपको कोई चीज़ वगैरह दे देता हूँ, ये ले मेरी गाड़ी रख लें, बाइक रख लें या घर रख लें, तो मैं आपका पैसा चुकाने आया हूँ, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं है। वो कहता अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल हो जाए और आप डिडक्शन भी क्लेम कर चुके हों, तो अब आपने क्या करना है, ये रूल्स अप्लाई होंगे। कौन से रूल्स? वो कहता है कि where the amount received exceed the difference between the whole of such debts and the amount previously allowed as a deduction under this section, the excess shall be included in the person income under the head income from business for the tax year in which it received। फिर शुरू से समझते हैं कि 1 लाख रुपए का लोन था मेरा, और जो है वो 40,000 रुपए जो है वो मुझे मिले वापिस, और 60,000 रुपए जो है वो मेरे डूब गए। और कल को बंदा आया वापिस 1 साल बाद, वो कहता है सर मुझे माफ़ कर दें, ये लें, अब मैं आपको देना चाह रहा, आपके 60,000 रुपए मैंने मारे थे, लेकिन वक़्त चेंज हो गया, मुझे भी और मैंने सूद भी देना था। आप ऐसे कर लें, मुझे 60,000 की बजाय 20,000 मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, पेनल्टी के तौर पे या सूद के तौर पे या जो भी, तो 80,000 रुपए मैं अब आपको पे करता हूँ। तो 60 की बजाय उसने 20,000 एक्स्ट्रा दे दिया। तो उसने उन्होंने कहा कि जो उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, 60,000 तो उसने देना देना था, जो ऊपर वाले भी उसने पैसे दिए हैं, अब आप उसे इनकम फ्रॉम बिज़नेस में शामिल करेंगे।
यानी कि वो ऊपर वाली जो अमाउंट है आप उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल करेंगे और उस पे एज पर द नॉर्मल बिजनेस टैक्स जो है वो चार्ज होगा। और अच्छा आगे कहता है कि where the amount received in less than the difference between the whole of such bad debts and the amount allowed as a deduction in this section, the shortfall shall be allowed as a debt deduction in computing the person income under the head income from business for the tax in which it was received। अगले साल मुंदा आता है या वो कहता है कि ऐसे करें, या उसी साल कहता है जी मैं आपका लोन नहीं वापस कर सका, तो 1 लाख का लोन था, मैं सिर्फ आपको जो है 40,000 पहले दे दिए मैंने, मैं सिर्फ आपको 20,000 और दे सकता हूँ, 60,000 ही दे सकता हूँ। तो ये लें जो है 60,000 रुपया आप मुझसे, मतलब टोटल 60,000 रुपया आप मुझसे ले लें, ये आपको मैंने पैसे दिए। तो अब 40,000 जो है उसका फिर लॉस हो गया ओरिजिनल अमाउंट से। तो ये जो 40,000 रुपए हैं जो उसे रिसीव नहीं हुए, उसके डूब गए, तो अब बिजनेस जो है वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट कर सकता है और उसे जो है वो पेमेंट लेस रिसीव हुई है तो। अच्छा आगे हम चलते हैं, वो कहता है कि प्रोविजन रिगार्डिंग कंज्यूमर लोन्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जिक्र कर रहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और दी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये बैंक्स की बात नहीं कर रहा, बैंक्स के अलावा दूसरी जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, पैसों पैसों का लेन देन करती हैं या पैसे पैसे जो है वो लोन की सूरत में कंज्यूमर्स को देती हैं, तो वो कहलाती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। वो कहता है कि या फिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन शैल बी अलाउड, उन्हें ये परमिशन है कि a deduction not exceeding 3% of the income for the tax year arising out of consumer loans for creation of a reserve to offset bad debts arising of such loans। इस तरह से होता है कि आगे कहता है कि यहाँ पे लफ्ज है 3% का, जो भी हमारी नो अब बात कर लेते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं हमारी पाकिस्तान में, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जब ये लोनिंग वगैरह करती हैं और आपको पता है कि 100 में से जरूरी तो नहीं है कि 100 के 100 लोन जो है वो रिकवर हो जाए, तो इस तरह की जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो कुछ जो है ना फंड क्रिएट करती हैं, कुछ प्रोविजनल फंड क्रिएट करती हैं, जिसे जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब कि उन्हें जो डाउटफुल डेट्स होते हैं, जो कर्जे ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं कि जी वो रिकवर नहीं होंगे या पॉसिबल है कि वो डूब जाएं, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव फंड जो है वो क्रिएट करती हैं और उस फंड में पैसा जो है वो फेंकते रहते हैं, इंजेक्ट करते रहते हैं, और अगर कल को कोई जो है वो कर्जा कोई डूब जाता है तो उस फंड में पैसा पड़ा होता है, तो उससे उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसे वहां से पूरा कर लेते हैं। तो जब हर साल इनकम होती है इन कंपनीज की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो इनके लिए लाजिम होता है कि कुछ इस तरह के फंड्स क्रिएट करें और हर साल अपनी इनकम का रेगुलरली 1% 2% या इतना हिस्सा जो है आप लाजमी इस फंड में इंजेक्ट करें, जो डाउटफुल जो जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक फंड है, तो उसमें आप लाजमी ये रिजर्व के तौर पे जो है वो रखें पैसा। तो वो कहता है कि ये जो दो माली इदारे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्हें परमिशन है कि हर साल ये जो अपना
डाउटफुल डेट्स के लिए फंड इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उसमें ये अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस का 3% जो है वो रख सकते हैं, लेकिन 3% से ज्यादा नहीं। अगर ये 3% उधर जो इंजेक्ट करते हैं पैसा, तो यही 3% इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से भी इन्हें परमिशन है कि ये लेस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन 3% से ज्यादा, चाहे खुद जो है वो ये कंपनीज 5% उस फंड में रखें पैसा, 6% रखें, लेकिन इस पे उन्हें परमिशन नहीं है कि वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस करें। हाँ सर, 3% तक के अमाउंट की परमिशन है कि 3% तक जो है वो एज ए डिडक्शन अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हैं। तो ये इसमें पूछा जा सकता है पेपर में क्वेश्चन। एंड यहाँ पे इसका अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बताएं कि ये पूछा जा सकता है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो कितना रिजर्व फंड में पैसा रखेंगी। अगर कोई डेट जो है वो डाउटफुल होता है या जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन है उन्हें इस तरह के चीज की रोकथाम के लिए उनके पास एक रिजर्व फंड होगा, उसमें 3% वो पैसा लाजमी रखेंगे। और ये उस पे जो है वो टैक्स में भी उन्हें फायदा मिलेगा कि वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से उस 3% पैसे को लेस कर सकते हैं। आगे कहता है कि वेयर bad debts cannot be wholly set off against reserve. Any amount of bad debts exceeding the reserve shall be carried forward for the adjustment against the reserve for the following years. और अगर कोई बैड डेट हो जाता है, अच्छा ऊपर जो हमने पढ़ा है कि अगर जैसे वो फंड क्रिएट करती हैं उसमें से, और फॉर एग्जांपल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कोई कर्जा डूब जाता है, तो वो जो उन्होंने 3% का बैड डेट रखा हुआ था उसमें से जो है वो उसे एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं उस बैड डेट को। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का लोन था, वो डूब गया, तो वो जो 3% उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है वहां से जो है वो उस पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। अब उस रिजर्व में फॉर एग्जांपल पड़ा ही 70 लाख रुपए है, पूरा 1 करोड़ जो है वो एडजस्ट नहीं हो सका, हाँ तो फिर उन्हें परमिशन है कि अगले साल में जब उस रिजर्व में और पैसे आएंगे तो उन पैसों के बदले वो अपना डाउटफुल डेट जो है वो उसकी रिमेनिंग अमाउंट जो 30 लाख है वो एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ये बात हो रही थी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर फुली हम जो है वो उसे एडजस्ट ना कर पाए तो। आगे कहता है कि इन दिस सेक्शन कंज्यूमर लोन का मतलब है कि कोई पैसा या मनी इक्विवेलेंट मेड बाय के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो किसी पर्सन को, एंड द लोन इज इंटर पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए दे दें, and include debt created by the use of lender credit card or similar arrangements as well as the insurance premium financing। ये बिजनेस बिजनेस लोन नहीं बल्कि नॉन बिजनेस लोन किसी कंज्यूमर को फैमिली के लिए, घर के लिए जो है वो, या किसी कोई जायदाद वगैरह तामीर करने के लिए दे दें तो ये कंज्यूमर लोन कहलाएगा। टैक्सेस के बारे में डिटेल बता रहा है। प्रॉफिट ऑन नॉन परफॉर्मिंग डेट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। A banking company or a development finance institution or non-banking finance company or mudarba company shall be allowed a deduction for any profit accruing on non-performing debts of the financial company or institution of non-banking finance company where the profit is created to a suspense account। ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट है बस।
accordance with the prudential regulations for banks or non-banking finance companies, non-financial institution, as the case may be, issued by the State Bank or the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Any profit deducted under subsection 1, this is subsequently recovered by the banking company or development finance institution, or shall be included in the income of the company or chargeable and had income from business in a tax year which is recovered. यहाँ पे असल में जिक्र करा है नॉन परफॉर्मिंग डेट्स की। आपको पता है कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं अक्सर जो है वो या लोनिंग वगैरह देते हैं, या नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं लोन्स वगैरह देते हैं, या बैंकिंग कंपनीज जो है वो किसी को आगे जब फंडिंग वगैरह करते हैं लोन्स की सूरत में, तो कोई ऐसा लोन जो है वो, कोई ऐसा डेट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। मतलब कि उन्हें पता है कि फॉर एग्जांपल एक एक बैंक है, एक्स वाई जेड बैंक, उन्होंने जो है वो 1 करोड़ रुपए का लोन जो है वो एक अच्छी क्रेडिबल कंपनी को दिया हुआ है। अब वो कंपनी जो है वो उसे जो है वो पैसा नहीं दे रही, लेकिन वो बैंक जो है फिलहाल के लिए उसे पता है कि मुझे इस पे पैसा रिकवर होना है या पैसा मिलना है। तो एक एज्यूम के तौर पे वो एक सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं कि मैं, और सस्पेंस अकाउंट में फॉर एग्जांपल महीने का जो है वो 25,000 रुपये उससे प्रॉफिट आना है उस बैंक को, तो बैंक 25,000 रुपये सस्पेंस अकाउंट में मतलब के नोट करी जाएगा, इंटर करी जाएगा कि ये जी 25,000 इस महीने का जनवरी का मेरे पास इस कंपनी का प्रॉफिट आ गया। ये रियल में नहीं आया, लेकिन सस्पेंस अकाउंट में वो शो करता रहेगा कि फरवरी में भी मेरे पास 25,000 का प्रॉफिट आ गया, मार्च में भी 25,000 का आ गया, अप्रैल में भी 25,000 का आ गया। फिलहाल के लिए जो है वो सस्पेंस अकाउंट में वो पैसा शो करता रहेगा कि ये जी मुझे मिल गया। लेकिन एक्चुअल में उसे तभी मिलेगा जब वो कंपनी उसे पैसे एक्चुअल अकाउंट में पे करेगी। तो वो ये कहता है कि जो पैसा आप सस्पेंस अकाउंट में डाल रहे हैं और आपने किसी को कोई फंडिंग वगैरह की हुई है, कोई ऐसा डेट दिया हुआ है जिसका प्रॉफिट आपको रिकवर नहीं हुआ और आप सस्पेंस अकाउंट में वो चीज़ जो है वो डाली जा रही हैं, तो आपको ये परमिशन है, शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी प्रॉफिट एक्योरिंग। तो जो वो लोन परफॉर्म नहीं कर रहा, उस पे आपको पैसा फिलहाल नहीं मिल रहा है, जो भी अमाउंट आप सस्पेंस अकाउंट में डाल रहे हैं, वो प्रॉफिट आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आपको वो इन रियल एंड इन एक्चुअल एंड इन प्रैक्टिकल आपको रिकवर नहीं हो जाता। जब तक रिकवर नहीं होता, आप सस्पेंस अकाउंट में उसे डाल रहे हैं, तो आप उस अमाउंट को इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट कर सकते हैं। कोई यहाँ पे है बैंकिंग सेक्टर से, किसी बैंक से है यहाँ पे कोई भी पर्सन? जी ज़हूर, अगर बैंक से हैं, किस तरह बैंक वगैरह जो है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं? थोड़ा सा बताएं डिटेल में। आगे कहता है कि एनी प्रॉफिट डिडक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 दैट इज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड बाय द बैंकिंग कंपनी और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, development finance institution or non-banking finance companies or mudarba shall be included in the income of the company or institution or chargeable under the head income from business for the tax year in which it is recovered। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है कि फॉर एग्जांपल कि आपने सस्पेंस अकाउंट में बताया जी इतने पैसे आपको रिकवर नहीं हुए, इनकम टैक्स ने आपको डिडक्शन दे दी, आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट कर लिया,
लेकिन अगले साल या 2-3 सालों बाद जो है वो बंदा वापस आ गया और उसने इन रियल जो है वो आपको पैसे दे दिए, पे कर दिए और आपको जो है वो मुनाफा भी मिल गया। तो वो जो पैसे आपको अब मिले हैं अगले किसी साल में, अब ये वाले पैसों को अब ये आपकी इनकम तस्वुर की जाएगी और मतलब कि इन एग्जाम्पल मैं ये बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का किसी बैंक ने लोन दिया हुआ था और बैंक श्योर था कि उससे जो है वो 15% जो है वो हर 6 महीने बाद जो है वो इसमें मिलेगा, लेकिन बैंक को 15% नहीं मिलता और वो सस्पेंस अकाउंट में वो पैसे डालता रहता है और साल बाद जो है डिडक्शन भी क्लेम कर लेता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, लेकिन 3 साल बाद वो अचानक बंदा वापस आके पैसे जो है वो पे कर देता है और जो भी 15% और टोटल 30% साल का उसे प्रॉफिट जो है वो बैंक को पे कर देता है। तो अब ये प्रॉफिट जो है वो 3 साल बाद जब आया, जब तीसरे साल का जो भी टैक्स ईयर होगा उस टैक्स ईयर में ये 30% या यानी कि 30,000 रुपए उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड हो जाएंगे और नॉर्मल जो टैक्स रेट चार्ज होगा टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस में से बिजनेस पे एज पर दैट स्लैब उस पर टैक्स जो है वो काउंट होगा और अब ये जो रिकवर हो गए हैं पैसे से प्रॉफिट के, अब इस पे इनकम टैक्स चार्ज होगा और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, आगे कहता है ट्रांसफर टू अ पार्टिसिपेटरी रिजर्व। Subject to this section, a company shall be allowed a deduction for a tax year for any amount transferred by the company in the year to a participatory reserve. वो कह रहा है कि किसी भी कंपनी को डिडक्शन अलाउ है उस टैक्स के साल में कि जो भी वो रकम किसी पार्टिसिपेटरी रिजर्व में ट्रांसफर करेगी in accordance with the section 66 of the Companies Act 2017, in accordance with the arrangement relating to a participatory redeemable capital enter into between the company and banking company as defined in the Financial Institution Recoveries of Finances Ordinance 2001। रिडीमेबल का क्या मतलब होता है? रिडीम का मतलब होता है कि रिडीम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं किसी भी टाइम जो है वो यानी कि एक कंपनी है वो कहती है कि जी आप मुझसे ऐसे करें कि एक सर्टिफिकेट ले लें और आप मुझे ऐसे करें कि 1 लाख रुपया दे दें और बदले में मैं आपको एक रिडीमेबल सर्टिफिकेट दे देती हूँ और ये 1 लाख रुपया जो है वो मेरा मैं आपका इस्तेमाल करूंगी बिजनेस में, सरमायाकारी में। तो वो 1 लाख रुपया आपसे ले लेती है और बदले में एक कागज पे लिख के अपनी सील स्टैंप लगा के सर्टिफिकेट आपके हाथ में आपके नाम का थमा देती है। साथ ये भी लिख देती है कि कभी भी आप या 6 महीने बाद इसे रिडीम कर सकते हैं, मतलब कि वापस ले सकते हैं। तो 6 महीने बाद या कभी भी अगर उसमें जिक्र हो तो आप जाके उस कंपनी को वो सर्टिफिकेट वापस थमाएंगे, ये लें अपना सर्टिफिकेट पकड़े और मेरे पैसे मुझे रिडीम कर दें सर्टिफिकेट, यानी कि मुझे जितना मैंने पैसे दिया था वापस दे दें। तो फिर कंपनी आपको पैसा आपका जितने का था पूरे का पूरा वापस कर देगी। सो ये होगा लफ्ज रिडीमेबल। और कैपिटल का मतलब है कि कोई ऐसी कंपनी वो कहती है कि मैं सरमायाकारी कर रही हूँ, फलां प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे सरमाए की जरूरत है, तो आप मुझसे जो है वो रिडीमेबल सर्टिफिकेट ले लें, तो पैसा मुझे दे दें और कल को जो है मैं आपको वापस कर दूंगी। आप मुझसे वापस मैं जो है वो आपका ये अपना सर्टिफिकेट वापस ले लूंगी और आपका पैसा वापस दे दूंगी। तो इस तरह की सरमायाकारी में मेरे साथ शमूलियत इख्तियार करें। तो वो कहता है कि और अच्छा सम टाइम जो है वो फिर इसे देखते हैं इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू अ पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल कैपिटल entered into between the company and banking company as defined in the Financial Institution Recovery of Finances Ordinance 2001। अब ये रेफर कर रहा है सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट। थोड़ा सा उसे देख लेते हैं वो क्या कहता है। ये है जी सेक्शन 66 का 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। ये जिक्र कर रहा है रिडीमेबल कैपिटल का और साथ ही जिक्र कर रहा है उसका
पार्टिसिपेटरी रिजर्व का, यहीं से लफ्ज निकला है पार्टिसिपेटरी रिजर्व, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ये वाला। वो कहता है कि कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कंपनीज जो हैं किसी बैंकिंग कंपनी के साथ मिलके या नॉन बैंकिंग कंपनी के साथ मिलके एक रिजर्व क्रिएट कर सकती हैं, मतलब एक फंड क्रिएट कर सकती हैं, एक जो है वो पूल क्रिएट कर सकती हैं। उसमें वो ये कह सकती हैं बैंकिंग कंपनीज को कि जी आप हमारे साथ आए, इस फंड में जो है वो आप पार्टिसिपेट करें और अपना पैसा इंजेक्ट करें, और इसके बदले में हम जो है वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, जो भी उस XYZ कंपनी और बैंकिंग कंपनी के दरमियान तय हो। बैंकिंग कंपनी कहेगी ठीक है मैं इस फंड में इतना पैसा डालती हूँ, ये लोन की बात नहीं हो रही, ये रिजर्व फंड की बात हो रही है, मैं इतना फंड पैसा डालती हूँ, बदले में जो है आप मुझे सर्टिफिकेट इतने दे दें, या फिर मुझे जो है वो इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर मुझे इतना शेयर्स दे दें, फिर कल को मैं वापस दे दूंगी आपको, रिडीमेबल शेयर्स आप मुझे दे दें, तो मैं अपने आपको आपके शेयर्स वापस दे दूँगी, पैसा वापस ले लूँगी, बदले में मुझे इसका कुछ सरमाया कुछ प्रॉफिट की सूरत में मुझे जो भी आप देंगे इतना पैसा ईटीसी, लेकिन इंटरेस्ट के अलावा। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट टर्म्स पे डिफरेंट जो है वो वे में डिफरेंट जो है वो अ, जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस और डिफरेंट सिनेरियो में कोई भी कंपनी किसी भी दूसरी बैंकिंग कंपनी के साथ या किसी भी दूसरे बिजनेस एंटिटी के साथ जो है वो मिलकर अगर कोई रिजर्व क्रिएट करती है, कोई फंड क्रिएट करती है और दोनों पार्टीज या मल्टीपल पार्टीज उसमें उस फंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस उसे कहते हैं पार्टिसिपेशन रिजर्व। और ये अलाउ करता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 66, एंड मे भी इस पेपर में पूछा जा सकता है ये भी। तो हम फाइनल चलते हैं अपने ऑर्डिनेंस की तरफ। तो ऑर्डिनेंस ये कह रहा था कि अगर कंपनीज एक्ट के तहत